नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 16 फरवरी 2021 को जो प्रथम पारी में एग्जाम कंडक्ट हुआ है, जिसमें जो 40 जीके के सवाल पूछे गए थे, तो टोटल सवाल मिल चुके हैं और ये सभी 40 सवाल अपन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, किसी भी एग्जाम के लिए बने रहेगा वीडियो के एंड तक। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक से ही ज्वाइन करना। अदरवाइज फैक्ट चैनल यदि आप सर्च करके ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन हो सकता है। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने से अपने पूछे गए सवाल भेज सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का अभी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर अन्य किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कंसेप्ट कितना ही कवर हो जाए। अब एग्जाम में जो भी एग्जाम्स होते हैं सवाल ज़्यादा रहते हैं, टाइम कम मिलता है, इसलिए बहुत से सवाल है वो मिस हो जाते हैं कैंडिडेट्स। जैसे मैथ्स के बहुत से सवाल मिस हो जाते हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। 299 -30 रुपये यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और कोड मिल जाएगी। जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं, काफ़ी अच्छा ऑफर है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट है, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट है, तो ये सभी आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को परख सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। तो आज यहाँ पर जो सवाल पूछे गए जीके के, काफ़ी टफ सवाल पूछे गए हैं। देखिएगा, आप कमेंट करके लास्ट में बताना आपके कितने सवाल यहाँ से करेक्ट हो रहे हैं। पहला सवाल, जो बीएआरसी ने किस ओल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर को 2018 में दोगुनी क्षमता के साथ अपग्रेड करके दोबारा शुरू किया है? तो ये हो जाएगा अप्सरा। देखिए, अप्सरा आपको पता होना चाहिए सबसे पुराना, ओल्डेस्ट और प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है एशिया का और भारत का, जो कि 1956 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन ये बंद कर दिया गया था बीच में। 2009 में ये बंद कर दिया गया था और दोबारा इसको 2018 में अपग्रेड करके शुरू किया गया है दोगुनी क्षमता के साथ। प्रीवियस जो अप्सरा था उसको अपग्रेड करके उसकी दोगुनी कैपेसिटी के साथ यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। तो ये हो जाएगा आपके अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर। और 2018 में ये जो शुरू किया गया, इसका नाम रखा गया है अप्सरा अपग्रेडेड या फिर अप्सरा यू हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर अप्सरा हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है वना वन लोकगीत कहाँ का प्रचलित है? तो वना वन जो लोकगीत है ये आपके जम्मू कश्मीर, यदि आपके ऑप्शन में कश्मीर था तो आपको कश्मीर करेक्ट करना था। अन्य कुछ में इंपॉर्टेंट आपको लोकगीत बता देता हूँ या फिर जो डांसेज भी है इसमें कुछ है। तो सोहर ये हो जाएगा, सोहर बिहार का है और टिक्किर है असम का। और बात करूँ यहाँ पर मैं पंडवानी, तो ये है छत्तीसगढ़ का, और पावदा है महाराष्ट्र का, और पाणिहारी है राजस्थान का, पाणिहारी है अल्लाह, और पाई सॉन्ग है मध्य प्रदेश का, मांड राजस्थान का हो जाएगा, और नीलऊ ये नागालैंड का है, ओवी महाराष्ट्र का है, बॉल है पश्चिम बंगाल का, डांडिया रास गुजरात का है। तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लोकगीत है, फोक सॉन्ग है। तो ये आने वाले स्टेप के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर एक बार और इसको रीडिंग कर लेना। और हैकेलू हो जाएगा नागालैंड का। और बात करूँ यहाँ पर मैं जाजिन जा, ये अरुणाचल प्रदेश का है, और खोंजोम है ये मणिपुर का है। आपके पूछा गया था वाना वन लोकगीत है ये कहाँ का प्रचलित है? तो ये कश्मीर का हो जाएगा। हैदराबाद के निजाम के अर्धसैनिक बल का नाम आपको पूछ जाए तो हैदराबाद के निजाम का जो अर्धसैनिक बल था उसका नाम हो जाएगा रजाकार। क्या? रजाकार करेक्ट हो जाएगा। भारत कितने परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड है? तो CO2 को जो भारत इमिट करता है वो हो जाएगा 7%। कितना? 7% हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला देश है वो चाइना हो जाएगा, 27% है। यूएस उसके बाद सेकेंड है और भारत तीसरा हो जाएगा देश यहाँ पर। और भारत का यहाँ पर प्रति व्यक्ति में उत्सर्जन की बात करूँ तो वैश्विक औसत का लगभग 40% है आपकी पर कैपिटा, ये जो प्रति व्यक्ति हैं। और पूछा गया था भारत कितने परसेंटेज ओवरऑल करता है, वो 7% है। अगला सवाल, ये एक सवाल रिपीट हुआ है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? तो ये एपिहेलियन हो जाएगी, अधिकतम से ए एपिहेलियन या फिर अपसोर आप याद कर सकते हो। तो पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य से सबसे दूर है तो इसे कहा जाता है अपसोर, जो कि होता है जुलाई मंथ में। इससे पहले एनटीपीसी में आया था जुलाई मंथ में, जहाँ पर मैंने आपको बताया था अपसोर क्या होता है। तो ये अधिकतम दूरी है सूर्य से पृथ्वी की। और पेरीहेलियन की बात करूँ तो ऑफशोर हो जाएगी, पृथ्वी की कक्षा का सबसे निकटतम बिंदु जो सूर्य का रहता है वो लगभग 3 या 4 जनवरी को ये होता है। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य देश कब बना था? तो ये भी अगला सवाल, इसका सही आंसर हो जाएगा 1945 में। देखिए, यदि आपकी डेट दी गई थी तो आप कमेंट करके बताना 30 अक्टूबर थी या फिर 26 जून थी। वैसे दोस्तों, इस सबसे पहले जो संयुक्त राष्ट्र का गठन से पहले आया था उनका चार्टर, संयुक्त राष्ट्र
चार्टर आया था, तो उस पर हस्ताक्षर जो प्रारंभिक 50 देशों ने किया था उसमें भारत भी शामिल था। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर भारत ने जो हस्ताक्षर किए हैं वो 26 जून 1945 में किए हैं, जो कि 50 देशों ने भी किए हैं, टोटल उसमें भारत शामिल था। उसके बाद 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि के बाद, इसके बाद पुष्टि हुई थी इस चार्टर की 30 अक्टूबर 1945 को, और भारत यहाँ पर यूएस में शामिल हो गया। तो दोनों ही डेट में आपका सही हो जाएगा जो भी ऑप्शन में था। और यहाँ पर इससे पहले एनटीपीसी में सवाल ये आया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के समय सदस्य देश कितने थे? तो 50 तो ये चार्टर के थे जो 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए थे। एक देश बाद में ऐड हुआ तो टोटल 51 देश हो जाएंगे, और बाद में जो ऐड हुआ था वो पोलैंड था, और वो हुआ था 15 अक्टूबर 1945 को। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बाकी आपको ये पता होना चाहिए हस्ताक्षर हुए कहाँ पर हैं, तो ये सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में हुए हैं। तो सवाल नंबर यहाँ पर 7, साक्षरता अभियान जो अथ्युलम है इनके तहत सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य की है? साक्षरता रेट है जो अथ्युलम अभियान के तहत, आई थिंक वहाँ पर आपकी ये सन भी दिया गया था 2018 के अकॉर्डिंग पूछा था। इस अभियान के तहत सबसे अधिक साक्षरता ये केरला की हो जाएगी, और इसके तहत जो ये अभियान है अथ्युलम, यहाँ पर केरल 100% प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। और बाकी मैं बात करूँ 2018 में एक सर्वे भी किया गया था नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, तो उस सर्वे के अकॉर्डिंग भी केरल प्रथम है। सभी को पता हो केरल की साक्षरता दर है वो 2011 के अकॉर्डिंग भी प्रथम रही है, तो 96.2% है 2018 के अकॉर्डिंग। उसके बाद दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश है। सबसे अंतिम इस सर्वे में है आंध्र प्रदेश की साक्षरता। अगला सवाल देखिएगा, भू स्थिर कक्षा की पृथ्वी से ऊंचाई कितने किलोमीटर की होती है? भू स्थिर कक्षा का क्या मतलब हो गया? तो इसका मतलब ये हो गया जैसे कि भू स्थिर कक्षा में कोई भी सैटेलाइट है तो आपको पृथ्वी से वो हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी रोटेट हो रहा है साथ ही साथ ये भी सेम वेग से घूर्णन कर रहा है पृथ्वी के साथ में, इसलिए आपको जो इसकी स्थिति है वो सेम डायरेक्शन में देखने वाली है, चेंज नहीं होगी। जिस भी डायरेक्शन में देख रही है तो वो भू स्थिर कक्षा हो जाएगी, जो कि 35,786 किलोमीटर की डिस्टेंस पर कोई भी यदि उपग्रह है तो वो पृथ्वी से हमेशा एक ही स्थान पर आपको दिखाई देने वाला है, क्योंकि ये कक्षा भूमध्य रेखा पर स्थित होती है और उपग्रह के घूर्णन की दिशा है वो पृथ्वी के घूर्णन के समान रहती है। अगला सवाल ये भी रिपीट हुआ एक सवाल, और इनमें से कौन सा मंदिर चोल वंश के राजाओं के द्वारा निर्मित है? तो ये कुछ ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें वृद्धेश्वर मंदिर हो जाएगा, सभी को पता होना चाहिए आंसर, जो कि तंजावुर में है। वृद्धेश्वर मंदिर है जिसका निर्माण किया गया है राजा राज चोल प्रथम के द्वारा 1003 से 1010 एडी के मध्य है। और बात करूं यहाँ पर मैं ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा चोल वंश के द्वारा निर्मित मंदिर नहीं है, या फिर ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स के अंतर्गत कौन सा नहीं आता। तो 3 प्रमुख मंदिर आते हैं इसके अंतर्गत जो चोल वंश के द्वारा निर्मित है। वृद्धेश्वर हो गया, फिर गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल हो गया, और उसके बाद दरासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर है। तो ये तीनों ही मंदिर चोल मंदिर हैं जिनकी वास्तुकला द्रविड़ शैली है, और इनको जो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया वो 1987 को किया गया है। फिर देखिएगा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई है? तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो बोध गया जो कि बिहार में है, वहाँ पर एक बोधि वृक्ष है उसके नीचे हुई है। जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होगी तो उनका नाम हो गया महात्मा भगवान बुद्ध हो गया, पहले नाम था इनका सिद्धार्थ गौतम था। और बात करें महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया तो वो सारनाथ में दिया। इनका जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। फिर देखिएगा 2018 में 10 वर्ष के एक बच्चे ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जो 2018 जीता है 10 वर्ष की आयु में। तो ये बच्चे का नाम आपको पूछा है तो अर्शदीप सिंह करेक्ट हो जाएगा, जो कि जालंधर पंजाब से हैं। इन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ ईयर 2018 में यंग अवार्ड्स कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है, जो कि 10 वर्ष की आयु है अर्शदीप सिंह ने 2018 में। फिर देखिएगा 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 69th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का आपको पूछा गया है तो ये हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए ये एनसीआर बना दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया, और दिल्ली संघ है वो राज्य क्षेत्र के लिए यहाँ पर एक विधानसभा और मंत्री परिषद का भी उपबंध कर दिया गया है। तो ये आपके हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1991 में हुआ था, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है। अगला सवाल देखिएगा, फाइल या फोल्डर को कंप्यूटर का सवाल है, रीनेम करने के लिए किसी भी फाइल को फोल्डर को कौन सी
फंक्शन की काम में आती हैं। तो रीनेम के लिए फंक्शन की F2 हो जाएगी। फिर मैं बात करूं एक और सवाल जो पूछा गया एनटीपीसी में, MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट की कुंजी जो एक प्रीवियस स्टेप में आया था वो भी F2 आ जाएगी। तो फंक्शन की F2 का MS एक्सेल में जो फंक्शन अलग रहता है जिसमें एडिट कर सकते हैं, जो भी सेल है उसको एडिट करके कुछ एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज वो इनएक्टिव रहती है। तो F2 है ये रीनेम करने के लिए, यहाँ पर फाइल फोल्डर को आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी जितने भी यहाँ पर फंक्शन की है तो टोटल जो 12 फंक्शन की उनका आपको पता होना चाहिए क्या काम आती है कौन सी की। F1 है तो डिस्प्ले हेल्प है, हेल्प के लिए F1 की हो जाएगी, यूनिवर्सल हेल्प के लिए F2 रीनेम का आ जाएगी। इसके साथ और कंबाइनेशन की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल के साथ F2 करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू विंडो खुलकर आता है। F7 है ये सर्च टूल के लिए है, सर्च टूल यहाँ पर ओपन होता है। F4 जो फंक्शन की है इंटरनेट एक्सप्लोरर जो वेब ब्राउजर है और उसमें F4 ओपन और क्लोज करने के लिए जो भी एड्रेस बार है वहाँ पर काम ये ली जाती है। F5 है सभी को पता होगा रिफ्रेश करने के लिए F5 हो जाएगी। तो ये सभी फंक्शन की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और पूछा जाता है F7 का बहुत बार एग्जाम आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए F7 हो जाएगी। और फिर यहाँ पर बात करूँ एक और फंक्शन की जो F12 रहती है। बाकी ये F10 है एक्टिव मेनू बार को एक्टिव करने के लिए। F11 है ये एग्जिट फुल स्क्रीन रहती है उसमें एंटर करने के लिए और उसको एग्जिट करने के लिए F11। फिर F12 रहती है, इसका अलग अलग वैसे F12 सेव एज का काम करेगी, किसी भी फाइल फोल्डर को है अलग नाम से सेव करना है अलग डायरेक्टरी में तो F12 फंक्शन की है ये काम में ली जाती हैं। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 है रुपी का जो सिंबल है, रुपी का सिंबल कौन सा, ये आप देख पा रहे हो ये वाला जो सिंबल है इसको किसने डिजाइन किया है, तो डिजाइन किया है D उदय कुमार ने। कब किया था, 2010 में इसको स्वीकार किया गया ये रुपी वाला सिंबल। आस्की की फुल फॉर्म यहाँ पर एक फुल फॉर्म पूछी गई है कंप्यूटर से, तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा आस्की की फुल फॉर्म। एक सवाल पूछा गया आपके IRNSS जो 1G सैटेलाइट है ये कौन से नंबर का नेविगेशन उपग्रह है, तो नेविगेशन उपग्रह में इसका नंबर है 7वां। IRNSS जो सीरीज है उसके तहत ये 7वां उपग्रह है जो 1G है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो 1A से होती है। आप देख सकते हो IRNSS 1A है जो कि सबसे पहले 2013 में लॉन्च किया गया, ये इस रॉकेट का नाम है। उसके बाद 1B आया था 2014 में, फिर तीसरा 1C, चौथा 1D, पांचवा 1E, छठा 1F और आपको जो पूछा है ये 1G हो जाएगा जो कि लॉन्च हुआ है 28 अप्रैल 2016 को PSLV C-33 जो यहाँ पर लॉन्च व्हीकल है उसके द्वारा। और यहाँ पर इसके बाद G के बाद 7वां के बाद 8वां H आया है, फिर आपके I भी आया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा किस नंबर पर है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में है, G7 से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 17, 2018 में लॉन्च हुए संयुक्त राष्ट्र प्रोग्राम REDD की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो यूनाइटेड नेशंस का एक प्रोग्राम है REDD जिसकी फुल फॉर्म आपको पूछी गई है रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। एक बार और देख लीजिएगा, रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो ये एक यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो सहयोगी कार्यक्रम है ये यूनाइटेड नेशंस का जो एजेंसी है FAO, UNDP और UNEP का ये सहयोगी संयुक्त एक प्रोग्राम है। ई गवर्नेंस पर जो 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों मुंबई में। कब हुआ है, 7 और 8 फरवरी 2020 को मुंबई में हुआ है ई गवर्नेंस पर 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसकी थीम है वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। गरीबी निर्धारण या फिर मापने के लिए किस समिति का गठन किया गया है, क्या आप कमेंट करके बताना। इस सवाल में कुछ अदर कंडीशन दी गई थी कि इस टाइप की गरीबी मापने के लिए, या फिर डायरेक्टली ऐसा था। और इनमें से यदि कोई ऑप्शन में था, सिर्फ एक ऑप्शन में था तो आप करेक्ट कर सकते थे। लकड़ा वाला समिति हो गया, अलग समिति है, तेंदुलकर है, रंगराजन है, ये सभी गरीबी मापने के लिए संख्या देखने के लिए कितनी संख्या है उनके लिए समितियां गठन की गई थी। गरीबी BPL की जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। आकाश मिसाइल की मार्क क्षमता कितनी है, तो ऑपरेशनल रेंज पूछी गई है आकाश की 30 किलोमीटर हो जाएगी, जो कि सरफेस से एयर मिसाइल है, इसकी आपको मार्क क्षमता 30 किलोमीटर। और डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, 2009 से वर्तमान तक सेवा में है ये। नेक्स्ट में देखिएगा यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट का आपको सामान्य नाम पूछा है, तो बेकिंग सोडा हो जाएगा। फॉर्मूला रहता है NaH
CO3 है, ये रिपीट हुआ और सभी को पता होगा, इजी सवाल था। बिना बुझे हुए चूने की बात करूँ, जो क्विक लाइम रहता है इसका बहुत बार पूछा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। फिर बुझा हुआ चूना है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूने का पानी, एनटीपीसी में ये आया था चूने का पानी का फॉर्मूला, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। बाकी धावन सोडा, ये तो आपकी सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, बेकिंग सोडा, और सोडियम कार्बोनेट है जिसके साथ 10 जल के अणु रहते हैं वो धावन सोडा है। कास्टिक सोडा हो जाएगा NaOH है। फिटकरी का K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, यहाँ से भी बहुत बार कंफ्यूज किया जाता है। लाल दवा KMnO4 है, तो ये विरंजक चूर्ण का भी बहुत बार आ जाता है। जिप्सम का हो गया, POP का हो गया, चूना पत्थर है, सभी इंपॉर्टेंट है आने वाले किसी एग्जाम के लिए। IPL 2020 में, या फिर इसका पूछा गया IPL 2020 नहीं, जो 13वां एडिशन दे रखा था IPL 13 में, पर्पल कैप का मतलब सबसे ज़्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने लिए हैं, तो ये हो जाएगा मोस्ट विकेट टेकर है कगिसो रबाडा, तो दिल्ली कैपिटल टीम से आते हैं, 30 विकेट लिए थे सबसे ज़्यादा। फिर ऑरेंज कैप की बात करूँ, मतलब सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं लोकेश KL राहुल ने, जो किंग्स 11 पंजाब से खेलते हैं, 670 रन। अगला सवाल देखिए, सुई मुई का जो पौधा है, टच मी नॉट वाला जो प्लांट है, वो किस जाति का पौधा है, तो बात करूँ इस पौधे की जो स्पीसीज है, मतलब जाति कौन सी है, तो ये हो जाएगी पुडिका, और वंश कौन सा है, जीनस कौन सा है, वो मिमोसा हो जाएगा। देखिए यदि आपने एनालिसिस देखा होगा तो ये सवाल आप कर सकते थे, क्योंकि इससे पहले एग्जाम में आ चुका है। इससे पहले क्या आया था सवाल कि सुई मुई का पौधा, ये एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, सुई मुई का पौधा है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो मिमोसा पुडिका हो जाएगा। और वैज्ञानिक नाम में होता क्या है दोस्तों, वंश और जाति तो होती है, सबसे पहले जैसे कि ये मेमोसा है, सबसे पहले वंश होता है, उसके बाद ये पुडिका है, ये आपकी स्पीसीज हो जाएगी, तो यहाँ से आप कर सकते थे। बाकी फैमिली की बात करें तो फैबाशी इसकी फैमिली हो जाएगी। अब देखिए ये सभी आपको पता होना चाहिए, जो उच्चतम से निम्नतम जो वर्गीकरण रहता है वो एग्जाम में आता है अक्सर सवाल, तो सबसे उच्चतम रहता है जगत, उसके बाद संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और लास्ट में जाति सबसे छोटी इकाई हो जाएगी वर्गीकरण की। फिर देखिएगा 2020 में मैन बुकर प्राइज किसे मिला है, ये भी रिपीटेड है सवाल, आपको पता है, एक्स्ट्रा फैक्ट में भी बहुत बार बता चुका हूँ। 2020 में मैन बुकर प्राइज मिला है दोस्तों डोगलस स्टुअर्ट को मिला है। आपको पूछ ले किस रचना हेतु मिला है, तो ये शगी बैन हो जाएगा। 2019 में मैन बुकर प्राइज किसे मिला था, तो ये मिला था दो जनों को, मार्गरेट एटवुड को और बर्नार्डिन एवरिस्टो को। इनकी रचना से अक्सर सवाल आ जाता है, टेस्टामेंट्स है एटवुड की और एवरिस्टो की है गर्ल वुमेन अदर की, तो ये बुकर प्राइज हो गया। इंटरनेशनल बुकर प्राइज अलग है, जैसे कि 2019 में इंटरनेशनल ये बुकर प्राइज मिला है जो खालारती को ओमान से है, सेलेस्टियल बॉडीज हेतु जो रचना है। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 में जो विजेता है वो है मैरी के लुकास रिजनवेल्ड है, नीदरलैंड से है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग रचना हेतु। इससे पहले 2018 में जो भी एनटीपीसी में यहाँ से भी सवाल आया है, तो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 18 में ओल्गा टोकाकजुक को दिया गया है, उसका नोबल फ्लाइट्स यहाँ से आया था। नेक्स्ट में देखिएगा जो माथुरी डांस है वो किस राज्य का प्रचलित है, तो ये माथुरी नृत्य हो जाएगा तेलंगाना का। कहाँ का, तेलंगाना का। ग्लिसरॉल या फिर कह सकते हो ग्लिसरीन, इनका IUPAC नाम पूछा गया है, तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल इसका IUPAC नाम हो जाएगा, C3H8O3 रहता है फॉर्मूला। तो ग्लिसरीन है, ये कमर्शियल नेम रहता है ग्लिसरॉल का, जो भी आपको पूछा गया ये एक ही फॉर्मूला रहेगा। फिर देखिएगा नवीन पटनायक कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं 2019 में, तो ये 5वीं बार बने हैं 2019 में, जो कि कहाँ के हैं मुख्यमंत्री, ओडिशा के हैं। सबसे पहले ये 2000 में बने थे, 2000 से 2004 तक रहे थे प्रथम बार, फिर 4 से 9, 9 से 14, 14 से 19 और 19 से अभी वर्तमान तक 5वीं बार बने हैं। इनकी पार्टी है बीजू जनता दल। आपको यदि सवाल पूछ ले, बहुत बार एग्जाम में आता है इस सवाल, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो नाम है पवन कुमार चामलिंग, सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं, 24 वर्ष 165 दिन इनका कार्यकाल। मंगल ग्रह पर जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन है, तो ये मंगल ग्रह पर अपने प्रथम प्रयास में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है इंडिया ने, जो कि मॉम आपको पता होगा मार्स ऑर्बिटर मिशन के तहत है। तो ये एशिया का पहला देश भारत ने ये सफलता हासिल की है, जो कि मॉम को लॉन्च किया गया है मार्स ऑर्बिटर मिशन को 2013 में, जो मंगलयान है PSLV C-25 जो रॉकेट है उससे लॉन्च किया गया है। और अपने पहले प्रयास में ये 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में इसने प्रवेश किया था, और भारत ऐसा पहला देश बन गया है जो कि वर्ल्ड वाइड अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया है। पहले प्रयास में ऐसा पहला देश है, बाकी इससे पहले भी US वगैरह हैं, लेकिन भारत यहाँ पर एशिया की बात करें तो ये प्रथम देश हो जाएगा।
जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो जोग जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है, जिसका अन्य नाम गरसोपा है। जिले का पूछा है तो आपको राज्य का पूछा है तो कर्नाटक हो जाएगा। नदी का पूछ रहे तो शरावती नदी पर है। इसका अन्य नाम और भी है महात्मा गांधी जलप्रपात। वैसे दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कुंचिकल फॉल्स कर्नाटक में है, जिसको ऊंचा माना जाता है। देखिए जोग जलप्रपात जो गिरता है ना, जो बीच में पहाड़ आ जाता है, टकराते हुए गिरता है, इसलिए इसको कहीं कहीं ऊंचा नहीं माना जाता है और कुंचिकल को माना जाता है ये डायरेक्ट फॉल करता है पर्वत से। अगला सवाल देखिएगा, मानव शरीर में लवण का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो लवण का परिवहन जो किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, वो हो जाएगा आपके प्लाज्मा के द्वारा। जो लवण साल्ट रहता है, साल्ट के यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्लाज्मा हो जाएगा जो कैरी करता है वाटर को, साल्ट को और एंजाइम को। और प्लाज्मा की एक मुख्य भूमिका क्या रहती है? वैसे तत्व हैं जितने भी, हार्मोन हो गया, प्रोटीन हो गया, जिस भाग में शरीर को इनकी आवश्यकता रहती है वहाँ तक ही पहुँचने का कार्य प्लाज्मा हो जाएगा, जिसमें लवण भी आता है। अगला सवाल देखिएगा, ये भी बता चुका हूँ मैं आपको, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 है जो ISFR 2019 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? प्रतिशत वाला बहुत बार बताया, बहुत से कैंडिडेट यहाँ पर कंफ्यूज होगी, मध्य प्रदेश कर दिया होगा, लेकिन ये प्रतिशत का पूछा गया है। मतलब जितना भी उस राज्य का क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो वन आवरण है वो सबसे अधिक रह जाएगा आपकी मिजोरम का 85.41% है। अरुणाचल प्रदेश उसके बाद आ जाएगा, फिर आ जाता है मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, तो ये मिजोरम हो जाएगा। आपको पूछ रहे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किसका, तो वो MP का है। और ये सभी पांचों आपको नाम पता होना चाहिए, टॉप 5 में कौन से आते हैं। यहाँ से अक्सर सवाल आ जाओ NTPC में कौन सा टॉप 5 नहीं है। इस प्रकार मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र है। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है वो कर्नाटक में हुई है, फिर आंध्रा में, केरला में और जम्मू में है। टोटल ये आप क्षेत्रफल याद कर सकते हो। फिर देखिएगा आप 1939 में किस ब्रिटिश वायसराय या फिर जो गवर्नर जनरल हैं, उन्होंने प्रमुख भारतीय कांग्रेस नेताओं से परामर्श किए बिना युद्ध में भारत के सेना के प्रवेश की घोषणा कर दी थी? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध है, उसके दौरान कौन से ब्रिटिश वायसराय थे 1939 में, जिन्होंने भारत की जो सेना थी उनको सपोर्ट के लिए ले लिया सेकेंड वर्ल्ड वार में, ब्रिटेन के सपोर्ट के लिए? तो उस समय 1939 में लॉर्ड लिन लिथगो ये वायसराय थे भारत के, 1936 से 1943 तक रहे हैं। इन्होंने बिना किसी भारतीय कांग्रेस नेता के परामर्श से जो भी युद्ध थे, सैनिक थे, उनको सेकेंड वर्ल्ड वार में सहायता के लिए प्रवेश की घोषणा कर दी। देखिए इंग्लैंड है वो धुरी राष्ट्र हो जाएगा, जो एक्सिस पावर है उनके विरुद्ध में युद्ध लड़ा था इंग्लैंड ने। धुरी राष्ट्र कौन से हैं? जर्मनी, इटली, जापान है। और ये मित्र राष्ट्र हो जाएगा अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड है। इनका साथ दिया था। फिर भारत का इन्होंने सपोर्ट लेने के लिए डायरेक्टली सैनिकों को घोषणा कर दी शामिल करने के लिए, वो थे लॉर्ड लिन लिथगो। अगला सवाल देखिएगा, भारत की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो प्रथम महिला फाइटर पायलट जो इंडियन एयरफोर्स में बनी है वो भावना कांत हो जाएगी। बात है 22 मई 2019 को। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत भारतीय वायुसेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट बन गई है। वैसे इससे पहले जो ट्रेनिंग के लिए गई थी वो 3 भारतीय महिला प्रथम जो फाइटर पायलट में वो थी मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी और भावना कांत हैं। और सबसे पहले ये बन गई हैं 2019 में ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, इनके बाद ये भी। और बात करूँ यहाँ पर गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो ये भी भावना कांत हो जाएगी। आपको पूछ रहे राफेल उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट है शिवांगी सिंह। देखिएगा अगला सवाल, किस योजना को नाबार्ड के द्वारा संचालित किया जा रहा है? काफी टफ सवाल था। अम्ब्रेला योजना, देखिए आप ऑप्शन से कर सकते थे, बाकी यदि आपको पता होगा रोजगार योजना है, ऑप्शन को आप अलग कर सकते थे। PM जीवन ज्योति योजना है, यदि पता था नाबार्ड जो कृषि का कार्य करती तो उसमें अम्ब्रेला योजना विषम दिखेगा तो आप उसको आंसर कर सकते थे। अम्ब्रेला योजना है ये, अम्ब्रेला इसका पूरा नाम प्रोग्राम ऑन नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। देखिए अम्ब्रेला योजना एक अलग है जो कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कॉलरशिप की रही है, एक पुलिस विभाग के लिए भी रही है, लेकिन जो ये पूरा नाम हो जाएगा अम्ब्रेला प्रोग्राम ऑन नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट UPNRM है। ये है नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण विकास के आजीविका में सुधार के लिए ये नाबार्ड के द्वारा संचालित योजना है 2007-8 में, जिसको GDC के सहयोग से लॉन्च किया गया था। अगला सवाल देखिएगा, वाटर पाइप किससे बना होता है? ये थोड़ा इजी रह जाएगा आपके लिए। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का बना रहता है। महारत्न कंपनी बनने के लिए आवश्यक शर्त क्या होनी चाहिए? सभी ने 10 नाम रट रखे थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। महारत्न कंपनी बनने के लिए आवश्यक जो कंडीशन रहती है उसमें आपको एक सही करना था। देखिए एक तो ये पहले से नवरत्न कंपनी होनी
होनी चाहिए, ये कंडीशन रहती है। फिर कंपनी को सेबी के नियम रहते हैं। सेबी कौन सी संस्था होती है? जो कि शेयर मार्केट का सारा कंट्रोल इनके पास में होता है। एनएसई बीएसई है, वो सारा सेबी के द्वारा ही नियम बनाए जाते हैं। तो सेबी नियमों के अंतर्गत भारतीय स्टॉक मार्केट है, जो शेयर बाजार है, उसमें ये कंपनी पंजीकृत उनका शेयर होना चाहिए स्टॉक मार्केट में। और सेबी के द्वारा तय की गई सीमा के अनुसार कुछ शेयर रिटेल निवेशक आम जनता है उनके पास कुछ इनके स्टॉक होने चाहिए। और फिर मैं बात करूँ अन्य कंडीशन की, लास्ट पिछले 3 वर्ष में कंपनी का जो औसत वार्षिक टर्न ओवर रहता है वो 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का होना चाहिए। साथ ही साथ पिछले 3 वर्षों के दौरान कंपनी की कुल औसत वार्षिक जो संपत्ति रहती है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। फिर इनके साथ ये भी कंडीशन है कि प्रीवियस जो लास्ट 3 वर्ष हैं उसके दौरान कंपनी का जो वार्षिक शुद्ध लाभ है ये भी 5,000 करोड़ से अधिक होगा। और ये एक कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए, नाम होना चाहिए, तो वो महारत्न कंपनी बनने की योग्यता में आ जाएगी, जैसे कि 10 कंपनियां हैं वर्तमान में। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया है शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन है जो एससीएफ है, अनुसूचित जाति फेडरेशन, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? इन दोनों की तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या फिर जो सुंदरवन, जो ये डेल्टा सबसे बड़ा है, इसको सुंदरवन बोला जाता है, ये किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये सवाल रिपीट हुआ है, मैंग्रोव वन हो जाएगा। फिर देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मन के किसके बने होते हैं? आज सवाल काफ़ी कम रिपीट हुए, लगभग जहाँ तक मैंने देखा है 4 से 5 सवाल ही रिपीट हुए काफ़ी, बाकी नए सवाल थे, टफ सवाल थे। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मन के किसके बने होते हैं? आप कमेंट करके बताना क्या ऑप्शन थे। बाकी स्टूडेंट बता रहे हैं, जैसे कि मैंने कॉल पे कंफर्म किया, ये ऑप्शन नहीं थे। बाकी स्टेटाइट हैं या फिर ये कैरेनियन स्टोन हैं, इनके जो ज़्यादातर मन के इसी के बने हुए हैं। और बाकी जो ये जो सनहुदड़ों में मिले हैं, आपको पूछ ले कि सिंधु घाटी जो हड़प्पा सभ्यता है, मन के बनाने के कारखाने कहाँ पर मिले हैं? तो ये छनुदड़ों पर मिले हैं और लोथल में भी मिले हैं। तो छनुदड़ों में जो कारखाने मिले हैं वहाँ पर जो मन के थे वो इस प्रकार के थे, कैरेनियन स्टोन थे। बाकी ज़्यादातर जो मन के मिले हैं वो स्टेटाइट के मिले हैं, जो एक स्टोन रहते हैं। आप कमेंट करके बताना क्या ऑप्शन थे। फिर देखिएगा अंतिम सवाल की ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग या मीटिंग के लिए कौन सा ऐप है? देखिए जूम वगैरह था, गूगल मीटिंग, आप कमेंट करके बताना इसमें ऑप्शन क्या थे। ऑप्शन नहीं मिले इस सवाल की, कुछ अजीब ऑप्शन थे स्टूडेंट बता रहे हैं। तो इस प्रकार टोटल यहाँ पर मैंने आपको 40 एग्जैक्ट सवाल बता दिए हैं। तो इस मेहनत के लिए दोस्तों लाइक ज़रूर बनता है। और बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं, वीडियो तो देख लेते हैं, लाइक भी कर देते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन क्लिक कर देना, आने वाले शिफ्ट में जो भी वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलता हूं इसके सेकंड शिफ्ट के वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।